बच्चों, आप वास्तविक संख्या के विषय में आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है। अब जो है आपको द्विघात समीकरण के विषय में पढ़ाया जाएगा। रेगुलरली अब आपको ऐसे ही वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है बदल रही हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आपको अच्छे से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। द्विघात समीकरण पे चलते हैं। वास्तविक संख्या के विषय में जितनी भी चीज़ें थी, जो भी आपकी समस्याएं थी, उसको भी सॉल्व कर दिया गया था। हम शुरुआत में ही 2-3-4 वीडियो बना लिए थे उसके लिए, और आपको अपलोड भी किया गया था। उसके बाद भी हम रिवीजन करके फिर से नए सिरे से वास्तविक संख्याओं का चैप्टर जो है PDF के माध्यम से और कुछ लिंक YouTube से अवेलेबल करवाए जा रहे थे। लेकिन अब प्रॉपरली आपको श्री प्रताप इंटर कॉलेज के जितने भी टीचर हैं उनके लिंक अवेलेबल करवाए जाएंगे, उनके वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, जो इसमें मान लीजिए जो वीडियो अपलोड करवाया जाएगा, इसमें अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद के विषय में आप पढ़ चुके होंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है धीरे धीरे समझेंगे। जैसे ये लिखा गया बहुपद है px इक्वल है ax² प्लस bx प्लस c। यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात का बहुपद है। एक घात का बहुपद क्या होता है? जिसकी उच्चतम घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात का बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। तीन घात का बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 होती है। ऐसे ही चलता रहता है। तो हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे। px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, यह एक द्विघात का बहुपद है। अब अगर ये px इक्वल जो है ये 0 के बराबर हो जाए, अर्थात px इक्वल कितना हो जाए? 0। px इक्वल 0 हो जाए, अर्थात पूरा का पूरा जो बहुपद है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तब यह क्या हो जाएगा? अब यह द्विघात बहुपद नहीं रह गया, अब यह हो गया द्विघात समीकरण। बात को समझ लेंगे स्पष्ट कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर वह बहुपद 0 के बराबर हो जाए, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो जाए, अर्थात px इक्वल 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे? द्विघात समीकरण कह देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कई चीज़ें आ रही निकल के कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a, b और c जो है वो नियतांक हैं, वो कांस्टेंट हैं। यहाँ a, b और c अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सर ऐसे ही बता दे रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। द्विघात समीकरण जस्ट अभी आपका चैप्टर चल रहा है। ग्रुप में लगातार द्विघात समीकरण से रिलेटेड सभी चीज़ें भेजी जा रही हैं। सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। अब आपको वीडियो के माध्यम से नोट्स नहीं बनाना है कि यहाँ पढ़ाया जाए, आप लेके जुट जाइए नोट्स बनाने के लिए। नोट्स आपको पूरी तरह से भेजा जा चुका है, सॉल्यूशन भेजा जा चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा PDF चैप्टर भेज दिए हम। उसमें जाइए, देखिए, वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ समझना है। पूरा कवर नहीं किया जा सकता है वीडियो के माध्यम से कि एक एक क्वेश्चन बताया जाए और आप उसको कॉपी कलम लेके नोट करते रहें। सब कुछ भेज दिया गया है। जो भी आपकी समस्याएं, जो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे सर लोगों से, वो आप इस वीडियो के माध्यम से करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। तो यहाँ ये हो गया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अब आपके सिलेबस में है क्या द्विघात समीकरण? थोड़ा और डिटेल में जानकारी ले लेते हैं इसके विषय में। a, b और c क्या हैं? अचर राशियां हैं। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है? अचर है। यह एक स्वतंत्र राशि है। x² का गुणांक a, गुणांक का मतलब किस अंक से गुणा हुआ है, समझ रहे हैं ना? गुणांक कोएफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c क्या है? अचर है। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको, और डिटेल में चलेंगे। अब देखिए, जैसे एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण और एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्र द्विघात समीकरण को समझ लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि शुद्ध द्विघात समीकरण, मैं फिर से एक बार बता दूं कि इसको नोट नहीं करना है, सब कुछ आप नोट कर चुके हैं, सब पूरा PDF भेजा जा चुका है। सिर्फ आप समझें, अब वो नोट्स खोल लें अपने सामने, उसको मिलाएं कि जो भेजा गया और जो बता रहे हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं कि नहीं, अपने कन्फ्यूजन को दूर करें बस। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? जैसे ये लिखा है ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल 0, ये लिखा गया है। ठीक, अगर यहाँ जो यक्स का गुणांक है b वो शून्य हो जाए, यदि b बराबर 0 हो जाए, यहाँ जो b है, b क्या है, x का गुणांक है, अगर b 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 0, और यहाँ से हो जाएगा ax स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पूरा खत्म, प्लस सी इक्वल 0। यह एक है शुद्ध द्विघात समीकरण, इसे हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो मिश्र कौन सा होता है, मिश्र कब होगा, मिश्र द्विघात समीकरण जब b नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात b शून्य के बराबर ना हो। अगर b शून्य के बराबर नहीं है तो अर्थात ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, और इसे हम क्या कह देंगे, मिश्र द्विघात समीकरण कह देंगे। अब देखिए, अब इसको आगे हल करने की विधियां बताई जाएंगी कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं जो आपके सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। द्विघात समीकरण, इसमें उच्चतम घात 2 है, अर्थात इसके 2 मूल होंगे, 2 शून्यक होंगे, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक को हम अल्फा कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अब उसके बाद फिर उसको हम हल कैसे करेंगे, इनके शून्यकों को निकालेंगे कैसे, एक एक चीज़ को समझेंगे। हम कह रहे हैं कि शून्यक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसकी घात कितनी है, 2 है, ये द्विघात समीकरण है, अर्थात इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। एक का नाम हम क्या देंगे, अल्फा, और एक का नाम बीटा। अच्छा, अगर ये 3 घात का होता तो इसके कितने मूल होते, 3 होते, अल्फा बीटा गामा। 4 घात का होता तो कितने मूल होते, 4, और n घात का होता तो कितने मूल हो जाते, n मूल हो जाते। तो यहाँ हम द्विघात का है तो इसके एक मूल होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए 3 विधियाँ हैं। एक है गुणनखंड विधि, सब कुछ बताया जाएगा आपको, गुणनखंड विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैसे गुणनखंड क्या था, फैक्टर से, फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाकर, फिर सूत्र द्वारा। 3 प्रकार से आप इनके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। मूल हम बार बार कह रहे हैं, एक मूल अल्फा होता है, एक मूल बीटा। इसे हम शून्यक भी कहते हैं या इसे हम जीरोज भी कहते हैं। जीरोज मतलब चर राशि का वह मान, चर राशि का मूल का मतलब शून्यक, उसी की हम परिभाषा बता रहे हैं कि चर राशि यक्ष है, चर राशि का वह मान जिसके लिए यह द्विघात समीकरण सत्य सिद्ध हो जाए, अर्थात LHS बराबर किसके हो जाए, RHS, उसे ही हम शून्य कहते हैं। देखिए, हो सकता है कि आज कुछ जल्दबाजी में पढ़ाया जा रहा, क्योंकि ये पहला लेक्चर शिव प्रताप के कैंपस में पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, नई व्यवस्था के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बड़ी जल्दी पढ़ाई जा रही हों, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, फिर आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी। छोटे छोटे लेक्चर बनाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। फिर से बता रहे हैं कि इसको नोट करना है, केवल आपको समझना है, नोट्स उठा के देखिए, समझते रहिए बस, केवल नोट वोट नहीं करना है, नोट आप सब कर लिए हैं। तो इनको निकालेंगे कैसे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे या फिर पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे या फिर सूत्र द्वारा निकालेंगे। और समझ लेते हैं, गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि मानी जाती है, क्योंकि आप क्लास 9th से गुणनखंड करते चले आ रहे हैं। बड़ी आसान सी विधि होती है। इस पे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। यह एक द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। आप कहा जाए कि इसके मूलों को ज्ञात कीजिए, और किस विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा। स्पेशली कहा जाएगा किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि लगा दीजिए। अगर कहा गया कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है तो पूर्ण वर्ग विधि लगा दीजिए, और अगर कहा गया सूत्र द्वारा ज्ञात करना है तो सूत्र द्वारा ज्ञात। सूत्र द्वारा का मतलब श्रीधराचार्य विधि, उसके लिए फार्मूला है, बताया जाएगा। तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग विधियों द्वारा बताया जाएगा, गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। तो कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस, अब 12 का ऐसा गुणनखंड करिए
कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए 7 और गुणा करने के बाद कितना आ जाए 12। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12। बहुत आसान है, कई बार पढ़ चुके हैं आप। 4 तिहाई 12। अच्छा, जोड़ने के ही बाद क्यों 7 आए? क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह लगा है? प्लस का। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या जोड़ने पे आएगी, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या घटाने पर ही आएगी। तो 7 का गुणनखंड हो गया 4 धन 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल 0। बात को समझिए, 7 लिखा गया है, यहाँ 5 धन 2 भी 7 हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि 4 3 7 ही क्यों किया जा रहा, 5 2 7 भी तो हो सकता है। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका गुणा 12 नहीं आएगा। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। बस अब आसान है, सब पढ़ चुके हैं आप। 3x प्लस 12 सबसे आसान विधि यही कही जाती है। यहाँ से x कॉमन कर लिया गया तो बचा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन हो गया तो कितना बचा? x प्लस 4 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल 0। इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। यदि x प्लस 4 इक्वल 0 हो जाए, x इक्वल कितना हो जाएगा? -4। ये इसका पहला मूल है, हल है इसका। यदि x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाए, x इक्वल हो जाएगा -3। ये गुणनखंड विधि बताएगी। सबसे आसान विधि, सबसे सस्ती विधि होती है ये। बच्चे इसको सबसे पहले लगाते हैं। तो फिर अगर ये सबसे आसान है तो इन विधियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली हुआ क्या कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम सूत्र द्वारा जो पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं तो हम उससे सूत्र को व्युत्पत्ति करते हैं, श्रीधराचार्य को। तो श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुणनखंड होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 इक्वल 0। अब इसको आप चाहे जिस विधि से लगाएं, लगा ही नहीं पाएंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 इक्वल 0, अब लगाइए, इसमें गुणनखंड विधि आपकी फेल हो जाएगी। और जब ये विधि फेल हो जाएगी तो हमको ज़रूरत पड़ेगी पूर्ण वर्ग विधि या फिर सूत्र द्वारा विधि। तो इस वजह से इन दोनों विधियों को प्रिडिक्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि केवल गुणनखंड विधि से काम चला लें। तो चलते हैं, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। और फिर से हम आपको बता दें कि अब आपको रेगुलरली ऐसे ही क्लासेज मिलती रहेंगी, हम आपसे इंटरेक्ट होते रहेंगे। जो भी आपको समस्या है हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। और हाँ, जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, वो आके विद्यालय में परीक्षा फॉर्म भर दें प्रॉपरली, फीस जमा करके। धन्यवाद।